आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम हल्ला बोल में आज बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासी संकट में बागियों पर सख्त हुई शिवसेना के स्टैंड की। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के सियासी उठापटक में अब राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने शिवसेना पर पोस्टर वॉर किया है। एमएनएस ने पोस्टर में लिखा है कि अब कैसा लग रहा है। शिवसेना में बगावत के बाद एमएनएस की ओर से ये पहली प्रतिक्रिया आई है। इस बीच दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर बाद शरद पवार अपने दिग्गज साथियों के साथ उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए जाएंगे। शरद पवार के साथ अजीत पवार और जयंत पाटिल भी होंगे। तो दो बड़ी खबरों के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करें। एक तरफ एमएनएस, राज ठाकरे भाई उद्धव ठाकरे के, उनका ये कहना है कि अब कैसा लग रहा है। पोस्टर वॉर छेड़ दी है उन्होंने शिवसेना के खिलाफ। याद रखिए, बाला साहब ठाकरे की विरासत के लिए जंग था राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को विरासत सौंप दी और राज ठाकरे ने दूसरी पार्टी बना ली। दूसरी खबर, शिंदे गुट का समर्थन कर रहे कुर्ला के एमएलए महेश। कुर्ला के शिवसेना एमएलए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त चरम पर है। शिंदे का समर्थन कर रहे कुर्ला के एमएलए मंगेश के खिलाफ इस वक्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शिवसेना बागियों के साथ पहले समझौते के मूड में दिखाई दे रही थी। एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने 24 घंटे का वक्त दिया। अब 24 घंटे बीत जाने के बाद उद्धव के तेवर बदल गए। अब वो चुनौती भी दे रहे हैं और चेतावनी भी। उधर एकनाथ शिंदे भी डटे हैं। गुवाहाटी में उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों ने ऐलान कर दिया है, मैं झुकेगा नहीं। ये देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। शिवसेना कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ने लगी है और एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो गुस्सा दबा हुआ था वो सामने आने लगा है। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने लगे हैं तो पार्टी के नेताओं की भी जुबान सख्त होने लगी है। 4 दिनों तक गुहार और मनुहार करने के बाद बागियों को चेतावनी दी जा रही है। शिवसेना ने तय कर लिया है कि याचना नहीं, अब रण होगा। देखिए, हमारे पास अब 55 विधायक विधानसभा में है। उसमें से मैं मानता हूं सभी विधायक चले गए। जाने दो, कागज पे विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। एक तरफ गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे कैंप की ताकत लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में बड़े उलटफेर का इरादा लेकर मुंबई से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो दूसरी तरफ मुंबई में उद्धव ठाकरे अपनी बची कुची ताकत का आकलन करने में जुटे हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और साफ कहा, परवा मी बोललो आणि मी वर्षा सोडला आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो। काही जणांचे मला फोन आले, आजही येत आहेत की उद्धवजी तुम्ही वर्षा सोडायला नाही पाहिजे होतं। म्हटलं का? नाही, लोकांना असं वाटतं तुम्ही जिद्द सोडली। म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला, पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी। कदापि जिद्द नाही सोडणार। आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाहीतच त्या सोडायचा मोह हा असू नये का? उद्धव के साथ साथ आदित्य ठाकरे ने भी मोर्चा संभाल रखा है। युवा सेना की बैठक में आदित्य के जुबान भी सख्त थे। उन्होंने कहा, इथे लोक मुख्यमंत्र्यांचं स्वागत करतात। इससे पहले भी कुछ लोगों ने शिवसेना को धोखा दिया, ज्यादा बोली लगी तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। हम सत्ता के लालची नहीं है, सत्ता आती जाती रहती है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। शिवसेना ने 16 बागी विधायकों पर कार्रवाई के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। वहीं डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ विप बनाने की मांग को मंजूर कर लिया है। उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, तो यहाँ वहां दर दर की ठोकरे खाकर मत घूमिए। महाराष्ट्र आपका है। क्या जरूरत है सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिवसैनिक का
आत्मसम्मान नहीं है, ये मानता हूं मैं। ये प्रतिष्ठा नहीं है शिवसैनिक की। शिवसेना के दांव पेच को एकनाथ शिंदे डराने की कवायद बता रहे हैं। कल 12 डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशंस फाइल किए गए हैं शिवसेना की तरफ से। इन पिटिशंस को देखते हुए आपका आगे का रवैया क्या रहेगा? माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है, और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है, और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। महाराष्ट्र के सियासी उठापटक को लेकर शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। जो भी लड़ाई हमें लड़नी है टेक्निकल ग्राउंड्स पे, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, और लीगैलिटी क्लियरली सजेस्ट कि लीगल अथॉरिटी इन लोगों के पास नहीं है। ये वहाँ के एमएलएज को बहला फुसलाकर यहाँ से ले गए हैं। 2/3 करने की बात पहले छगन भुजबल जी ने भी कर चुके हैं, हमारे साथ राज ठाकरे जी भी कर चुके हैं, नारायण राणे जी भी कर चुके हैं, ये भी सामने देखा है। देख लेंगे दूध को। वो बोल रहे हैं हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, तो सड़कों पे उतरने का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी में सड़कों के ऊपर उतर के डिसीजन होता है क्या? अगर ये है तो बीजेपी और आप इकट्ठा उतरे थे इलेक्शन में, आप इकट्ठा जीते थे, तो जब आपने दूसरे के साथ सरकार बनाई तो बीजेपी के लोग सड़क पे आ गए थे क्या? ये सवाल अपने मन को पूछिए। उधर कांग्रेस और एनसीपी ने ऐलान कर दिया कि दोनों पार्टियां पूरी मजबूती के साथ उद्धव के साथ खड़ी हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने उनको सपोर्ट देने का, और आज हम चीफ मिनिस्टर साहब को, क्योंकि बीच में उनको कोरोना हुआ था, इसीलिए उनको हमने वहाँ मिलने के लिए हम गए नहीं थे, लेकिन आज 6:30 बजे पवार साहब, प्रफुल्ल भाई, मैं और जयंत पाटिल उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, बात करने के लिए। उनका क्या कहना है, उनका आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए। इस बीच एकनाथ शिंदे के गुवाहाटी से मुंबई निकलने की भी खबरें आई, लेकिन कुछ घंटे बाद ही वो होटल लौट आए। आज तक ब्यूरो। एकनाथ शिंदे की बगावत और क्या होगी उद्धव सरकार की रणनीति, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सांसद, प्रवक्ता और मोर्चा संभालने वाली शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी लाइव आज तक पर जुड़ रही है। प्रियंका जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में 38 शिवसेना के विधायकों का दम भर रहे हैं, ये 2/3 बहुमत से ज्यादा है। क्या शिवसेना और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार दोनों खतरे में है? प्रियंका जी। सबसे पहले कह दूं, ना शिवसेना खतरे में है, ना महाविकास अघाड़ी सरकार खतरे में है। ये जो बार बार 2/3 बगावती एमएलएस की बात की जा रही है, मैं कहूंगी कि शक्ति प्रदर्शन गुवाहाटी में दिखाने के बजाय, जहां पे वैसे ही आसाम बेहाल हो रहा है, 36 में से 32 डिस्ट्रिक्ट सबमर्ज्ड हैं फ्लड्स में, 101 जाने जा चुकी हैं, वहां के 5 सितारा होटल में बैठकर दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी उनको प्रूव करना है तो उनको मुंबई आकर प्रूव करना पड़ेगा। तो आप मुंबई आ जाइए, आप देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। ये पहली बार बगावत नहीं हुई है शिवसेना में, पहले भी हो चुका है, और जब जब हुआ है हम और स्ट्रांग होकर आए हैं, क्योंकि शिवसैनिक हो, शिवसेना हो, वो बिल्कुल उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ खड़ी है। लेकिन प्रियंका जी, समझना यह होगा कि वो वीडियो फुटेज जारी करते हैं जिसमें सारे विधायक सामने बैठे एकनाथ शिंदे के, उनके साथ नारेबाजी कर रहे हैं, उनको अपना नेता बता रहे हैं। ये गंभीर स्थिति है उद्धव ठाकरे के वर्चस्व के लिए, बल्कि शिवसेना में ठाकरे परिवार के लिए। क्या आप ऐसा नहीं मानती हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि इसमें से काफी एमएलएस को ये भी डराया गया था कि इनके ऊपर ईडी के जो छापे हैं खत्म नहीं होंगे और इनको सबको जेलों में डाला जाएगा। ईडी की फाइल्स बनावटी हों, केसेस हों, जो भी हों, इन पे केसेस ठोके गए थे, इस कारणवश इनको लेकर गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं किस तरीके से बहुत सारे एमएलएस जो हमारे साथ संपर्क में हैं, जो अभी भी वहाँ पे हैं, संपर्क में हैं, नहीं निकल कर आ पा रहे हैं। जैसे हमारे 2 एमएलएस आ गए थे, वो कह रहे हैं कि इनको ये कहा गया था
कि हम लोग कुछ समय के लिए जाएंगे और हम लोग अपनी मांग रखेंगे। शिवसेना से निकलने का उनका कभी वो नहीं था, मंशा नहीं थी, पर इनको बहलाकर फुसलाकर ये बातें की गई। सूरत से फिर उनको बंदी बनाकर, ऑलमोस्ट बंदी बनाकर, बॉन्डेड लेबरर की तरह गुवाहाटी पहुंचाया जाता है। मैं पूछती हूँ किस तरीके का संविधान है, किस तरीके की प्रजातंत्र है। वीडियोस वो कुछ भी बना लें। आफ्टर ऑल आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूं कि जो भी प्रूव करना होगा उनको मुंबई ही आकर प्रूव करना होगा। जो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि मुझे पद पे रहने की कोई वो मंशा नहीं है, ना मुझे सत्ते का प्यार है। आप आकर मेरे मुंह पर कह दीजिए कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, मैं रेजिग्नेशन देने को तैयार हूं। तो आप ना ही सामने आए हैं, ना फेस टू फेस डिस्कशन हुआ है। वहां से आप वीडियोज जारी कर रहे हैं, लेटर्स जारी कर रहे हैं। दे डू नॉट हैव एनी लीगल बेसिस टू स्टैंड अपॉन। लेकिन ये वीडियो देखिए, आप जो कह रही है वो बिल्कुल 100% सही है। जो भी होगा वो गुवाहाटी में नहीं हो सकता। मुंबई और महाराष्ट्र का मुकद्दर मुंबई में ही तय होगा और सदन में ही तय होगा। लेकिन ये वीडियो देखिए, इसमें आपको कौन डराया हुआ, दबा हुआ, बॉन्डेड लेबर लग रहा है। और ऐसे काम ही आपके विधायकों ने क्यों किया कि उनको ईडी का डर लगे। उनको आज ईडी के डर से छिपना पड़े गुवाहाटी में। सबसे पहले में तो मैं ये कह दूं कि ईडी का डर किसी को नहीं है, पर ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, वो नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से देख लीजिए, ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स के साथ देख लीजिए, वो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बन चुका है। सबसे पहली बात तो ये। रही बात दूसरी, आपने कहा वीडियो में आपको कहाँ ये बॉन्डेड लेबर दिख रहे हैं। आप अगर काश वो वीडियो भी दिखाती जहां सीआईएसएफ, गुजरात पुलिस, गोवा पुलिस सब मिलकर उनके दोनों के हाथ पकड़ पकड़ कर एमएलए को घसीट कर लेकर जा रही थी। ये कहाँ के प्रजातंत्र का उसूल है, कहाँ की डेमोक्रेसी का उसूल है। मैं फिर भी कहूंगी, मैं ये नहीं कहती हूं कि हमारे पार्टी में ये बड़ा रिबेलियन नहीं हुआ है, रिबेलियन हुआ है, पर रिबेलियन के पीछे किसने ये इंजीनियरिंग की है, किसने पूरा सहायता दी है, किसने पूरा सपोर्ट दिया है, वो आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। और जो खुद एकनाथ शिंदे जी ने वीडियो पे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि एक सुपर पावर पार्टी है, नेशनल पार्टी है जो हमारे पीछे खड़ी हुई है, उसी से दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि एकनाथ शिंदे जी इस मंशा से नहीं कहते कि शिवसेना को बचाना है, वो इसी मंशा से कहते कि भारतीय जनता पार्टी का बल बढ़ाना है। और मैं ये भी कह दूं आपके माध्यम से, और अगर वो सारे एमएलए सुन रहे होंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट कि ये सब डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि जब तक ये बीजेपी में नहीं मर्ज होते हैं तब तक इनकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। इन सबको वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आना होगा, तभी जाकर ये फिर से एमएलए रहेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन इज हैपनिंग वेदर दे हैव 2/3 नंबर्स और व्हाटएवर नंबर्स दैट दे आर क्लेमिंग। असली अदरवाइज दे मर्ज विद द भारतीय जनता पार्टी। असली शिवसेना अब कौन कहलाएगी? 2/3 बहुमत वाली एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं वो, या फिर जो उद्धव ठाकरे के साथ 13 से 18 विधायक बचे हैं वो? ये नैतिकता का भी तो सवाल बन जाता है ना प्रियंका जी, कहीं ना कहीं, कि आपके ज्यादातर विधायक आपको आंखें तरेर के गुवाहाटी से ये कह रहे हैं कि हमें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं जुड़ना है। अब ऐसे में असली शिवसेना कौन? असली शिवसेना वही शिवसेना है जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ खड़ी है। ये सवाल बार बार शिवसेना से लगाए गए हैं। नारायण राणे जी की बगावत हो, या राज ठाकरे जी की बगावत हो, या पहले छगन भुजबल जी की बगावत हो, बार बार ये कहा गया कौन सी असली शिवसेना? शिवसेना एक ही है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना है, जिसके पीछे सारे शिवसैनिक खड़े हुए हैं। दूसरी बात रही कि जो बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, बाला साहेब की, वो बाला साहेब ठाकरे जी वो इंसान थे जो कहते थे, मुंह पे कहते थे, पीठ पे किसी के खंजर नहीं घोंपते थे, जो ये लोग ये फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात कहूंगी, हिंदुत्व की आड़ में ये लेटर लिखने वाले 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में इन्होंने पूरा सत्ता का सुख भोगा। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, और आप देख सकती हैं हमेशा चीफ मिनिस्टर के साथ रहती है, पर चीफ मिनिस्टर ने इतना भरोसा जताया कि एकनाथ शिंदे जी इसको संभाल पाएंगे और एकनाथ शिंदे जी सबके लिए काम करेंगे। पर आपने उसमें भी आपने कमी और कमियां देखी, और हिंदुत्व का आप बात कर रहे हैं। यही एकनाथ शिंदे जी 2015-16 में कह रहे थे कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं काम करना है, मैं रेजिग्नेशन देने को तैयार हूं, पर शिवसेना को अपना गठबंधन उनके साथ तोड़ना पड़ेगा। तो कौन हिंदुत्व का झूठा चोला पढ़कर, बाला साहेब का झूठे मुंह से नाम लेकर ये इस तरीके की बगावत कर रहा हो, वो महाराष्ट्र की जनता जानती है। और महाराष्ट्र की जनता उस शिवसेना के साथ खड़ी है जो बाला साहेब ठाकरे जी ने बनाई थी, और जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इस बात पे सच्चाई नहीं है प्रियंका जी
कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार चलाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की वजह से जो शिवसेना का ओरिजिनल हिंदुत्व था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में किसी नेता ने विवादित ढांचे के विध्वंस पर ताली नहीं बजाई, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने बजाई थी, उस हिंदुत्व के साथ कहीं ना कहीं उनका आरोप है। संजय जिनकी चिट्ठी है विधायक की, वो कह रहे हैं कि पानी फिर गया जो हिंदुत्व था बाला साहब का उस पर। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक डाइल्यूशन किया बाला साहब के हिंदुत्व का? जी, सबसे पहले तो मैं कह दूं, मैं संजय जी की चिट्ठी, इसकी चिट्ठी, उसकी चिट्ठी का हवाला नहीं दूंगी। मैं उनके एजेंडा पे तो चलूंगी नहीं। मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख सकती हूं और मैं बाकायदा आपको बताऊंगी। एकमात्र राजनीतिक पक्ष था कि जब अनाउंस हुआ था कि मंदिर बनने वाला है, भव्य राम मंदिर बनने वाला है और सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के नाम पे मंदिर के लिए निर्णय लिया है, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने बाकायदा वहां पर जाकर पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मंदिर के लिए डोनेशन दिया होगा। ये खुद आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। सबसे पहले तो मैं बात आपको ये बताऊं, पहले मुख्यमंत्री रहे होंगे देश के जिन्होंने अयोध्या रामलला की साइट पे जाकर सबसे पहले वहां पे माथा टेका होगा जैसे ही उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई होगी। और आज तक शिवसेना अभी भी कुछ दिनों पहले ही खुद आदित्य ठाकरे जी वहां पर गए थे और रामलला के दर्शन कर आए थे। तो यहां पर ये लगाना कि डाइल्यूट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमारी जो सरकार भी चल रही थी वो हिंदुत्व के पद चिन्हों पे चल रही थी। जो हिंदुत्व धर्म हमें वो सिखाता है कि वासुदेव कुटुंबकम, यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी के लिए ज्यादा फेवरेटिज्म नहीं, हमने वो कर दिखा है। कोविड का माहौल हो, हमारी इकोनॉमी की बात हो, इकोनॉमिक हमारे डिसीजंस हो, हमारी प्लानिंग रही हो, हमने हिंदुत्व गवर्नेंस जरूर चलाया है। और जिन लोगों ने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है वो कभी भी हिंदुत्ववादी सोच वाले नहीं हो सकते हैं। पार्टी की समझ अभी क्या है? एकनाथ शिंदे क्यों रूठे? नंबर 2, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे क्यों रूठ के भाग गए और इतने विधायकों को क्यों अपने साथ सफलतापूर्वक ले गए? क्या समझ है पार्टी की? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पार्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उनको जिम्मेदारी दी थी। जिम्मेदारी उससे दी थी, भरोसे से दी थी कि वो जिम्मेदारी का पूरा पालन करेंगे, निष्ठा से निभाएंगे और काम होगा। अब किस कारणवश वो निकले वो अपना हवाला देंगे, जनता के सामने रखेंगे, वो रख सकते हैं। पर जनता, यहाँ महाराष्ट्र की जनता ये जरूर जानती है कि एमएलए हों, कॉर्पोरेटर रहे हों, एमएलए में जब बने उनको एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री पहले भी कैबिनेट में दी थी, अभी भी दी थी। ही वॉज ऑलमोस्ट सेकेंड इन कमांड। तो अगर अभी उनको दिक्कतें आई, उनको सूरत जाकर बोलने की क्या जरूरत पड़ी, उनको गुवाहाटी के होटल से बोलने की क्या जरूरत पड़ी, उनको संजय सिरसाट के मुंह से बोलने की क्या जरूरत पड़ी? खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था आप आकर मुझे सामने मुंह पे बोल दीजिए, मैं जो आप कहेंगे हम सुनने को तैयार, पर एक जन आकर बोल दे। उन 38 में से जो भी नंबर दे रहे हैं वो आकर बोल दें। आज मेरे साथ दीपक केसरकर लाइव थे आज तक, पर उन्होंने कहा कि जिस तरह की धमकी हमें दी जा रही है कि तुम मुंबई आके दिखाओ, वो कह रहे हैं कि आखिर इस परिस्थिति में कैसे मुंबई आया जाए, क्यों अपने ही विधायकों को डराया जा रहा है? और यही विश्वास का संकट तमाम विधायकों ने कहा है। प्रियंका जी, किसने? दीपक केसरकर। देखिए कौन उनको धमका रहा है? कौन? नहीं, दीपक केसरकर कह रहे हैं कि उनको धमकी दी जा रही है। कौन धमका रहा है? कौन धमका रहा है? और अल्टीमेटली वोटिंग तो वहां से नहीं होगी ना, उनको आना तो मुंबई ही पड़ेगा ना। अगर मुंबई की बगावत हुई है, महाराष्ट्र को लेकर बगावत की है, सूरत के होटल में बैठकर नहीं होगा, सीआईएसएफ, गुजरात पुलिस, गोवा पुलिस के हवाले से नहीं होगा, आसाम पुलिस हो, वहां के सीआईएसएफ हो, उनके माध्यम से नहीं होगा, वहां के चार्टर्ड प्लेन से नहीं होगा, वहां के 5 सितारा होटल से नहीं होगा, होगा तो मुंबई से ही होगा, महाराष्ट्र की राजधानी है। तो कौन धमकी दे रहा है? कौन यहाँ की कानून व्यवस्था में अड़ंगा डाल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सभी के पास सिक्योरिटी थी, सभी के पास बॉडीगार्ड्स हैं, तो क्या हवाला दे रहे हैं? ये तो एक्सक्यूज है। रामदास आठवले जो कि मंत्री है केंद्र सरकार में, वो ये सीधे कह रहे हैं अब देवेंद्र फडणवीस का टाइम आ रहा है और इस्तीफा देना चाहिए उद्धव ठाकरे को। नंबर्स नहीं है, क्या नैतिकता का पैमाना ये नहीं कहता है? उन्होंने खुद ही फेसबुक लाइव में कहा था कि अगर एक भी विधायक कह दे, और यहाँ तो वीडियो के वीडियो जारी किए जा रहे हैं। प्रियंका जी, नहीं, वो उन्होंने क्या कहा था और नैतिकता की आप मुझे बता रही हैं। मुख्यमंत्री साहब ने कहा आप मुंबई आकर मुझे मेरे मुंह पर कह दीजिए, मेरा इस्तीफा तैयार है।
गुवाहाटी में, मैं फिर से रिपीट करूंगी, असम पुलिस के संरक्षण में, सीआईएसएफ के संरक्षण में, असम सरकार के संरक्षण में, एक सुपर पावर नेशनल पार्टी के संरक्षण में अगर कोई वीडियो बनाकर भेजता है, ये नैतिकता है? और मैं आपको फिर से ध्यान दिला दूं, पॉलिटिकली तो है ही है, हमने एक्सपोज किया है इनको, पर लीगली भी इनके पास दे डू नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड अपॉन, दे कैन नॉट, अगर कोर्ट में भी जाते हैं दे विल बी डिसमिस्ड। और इसीलिए मैं सारे ये जो बागी एमएलएज हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दे विल स्टैंड टू बी डिस्क्वालिफाइड अगर दे डू नॉट चूज टू मर्ज विद द भारतीय जनता पार्टी, दे विल बी डिस्क्वालिफाइड। और सबको अपने कार्य क्षेत्र में जाकर फिर से चुनकर आना पड़ेगा। और मैं ये, हम शिव सैनिक, हर शिव सैनिक की गारंटी दे सकता है कि ये अगर वापस से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाएंगे, वो एक वोट भी जनता का विश्वास जीत नहीं पाएंगे। आपको भरोसा है कि जिन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए डिप्टी स्पीकर को आपने चिट्ठी लिखी है, वो डिप्टी स्पीकर मान जाएंगे? ये डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी है कि अगर एक कांग्रेस पार्टी के जो विप हैं, पार्टी के विप ने एक इशू किया, एक जारी किया है, उनको विप जारी किया है कि मीटिंग अटेंड करनी है और पार्टी के डिसीजंस के अनुसार चलना है, वो उनका धर्म बनता है कि निभाएं। और अगर वो धर्म नहीं निभा रहे हैं तो उनको पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है, और जिस पार्टी के सिंबल से जीत कर आए हैं उसमें काम करने का अधिकार नहीं है। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज वेरी मच डूएबल एंड इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिप्टी स्पीकर टू डू दैट। एकनाथ शिंदे, लेकिन उनके साथ विधायक, जिसमें अब बताया जा रहा है 38 शिवसेना के विधायक, जो कि 2/3 से ज्यादा है, वो हस्ताक्षर करके भेज रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अब हमारे नेता हैं, एकनाथ शिंदे अब हमारे नेता है। वो भी डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगी, आई विल रिपीट अगेन, लीगली पार्टी के वो विप नहीं है, चीफ विप नहीं है, और अगर उनके पास ये नंबर्स भी हैं, 38 बोल रहे हैं, 40 बोल रहे हैं, कभी 42 बोल रहे हैं, मैं फिर से कहूंगी 2/3 स्प्लिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टॉप टू बॉटम होता है तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। और अगर ये लोग 2/3 यहाँ की मेजोरिटी बोल रहे हैं, जब तक ये दूसरी पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे तब तक ये लोग डिस्क्वालिफाइड स्टैंड होंगे। आई विल कंटिन्यू टू रिपीट, जो भी लेटर वो लिख रहे हैं, इट्स नॉट वर्थ द पेपर इट इज रिटन अपॉन, एंड एवरी लीगल टेक्निकल अगर आप आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, हर बेसिस पे आप आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी क्या है। और मैं फिर से रिपीट करूंगी, जब नारायण राणे जी गए थे उन्होंने कहा था 2/3 मेजोरिटी है, राज ठाकरे जी गए 2/3 मेजोरिटी है, और सत्य जनता के सामने था। शिवसेना कायम है, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में कायम है, और हर शिव सैनिक उनके लिए काम कर रहा है और आगे भी काम करता रहेगा। दिक्कतें हर राजनीतिक पक्ष में आती हैं, पर दिक्कतों का सामना हम करेंगे। संजय राउत ने कल ट्वीट किया था कि विधानसभा भंग करने की तरफ जा रहे हैं, फिर क्या हुआ? अचानक यू टर्न हो गया, खबर यह भी आई कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने वाले हैं, क्या हुआ? क्यों रणनीति बदली? देखिए, ऐसा है, मैं बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की सारे डिसीजंस आर प्रीटी क्लियर कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। वी आर ऑल्सो कीन, महाविकास अघाड़ी इज ऑल्सो कीन, हम सब कीन हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस में ये मेजोरिटी प्रूव होगी। हम कह रहे हैं बागी विधायक आकर फ्लोर ऑफ द हाउस में अपनी मेजोरिटी प्रूव करा दें, अगर उनके पास नंबर्स हैं, संख्या है, सारा बल है उनके पास, तो आ जाए। दैट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म है ये, तो हमें कोई यू टर्न लेने की जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग ओनली एज पर व्हाट सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस टू डू। जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हैं, जो बार बार रामदास अठावले जी का अपने हवाला देते हुए कहा, वो कुछ दिनों के मुख्यमंत्री बने थे, वापस उनको लौटना पड़ा था, तो हम फिर से वही कहेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं हम उसके साथ करेंगे। और रही बात इस्तीफे की, बार बार ये सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन के माध्यम से कि इस्तीफा देने वाले हैं, वो रोज अटकलें लगाई जा रही हैं। अगेन, वो भी स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस में ही पता चलेगा जब हमारे गुवाहाटी में टूरिज्म कर रहे हैं या बंधक बैठे हुए हैं, वो सारे एमएलएज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ महाराष्ट्र शुड बी सर्विंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। सम ऑफ देम आर मिनिस्टर्स शुड बी सर्विंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां पे बैठे हैं, यहाँ पे किसानों में शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ही शुड बी अटेंडिंग टू दैट, नॉट सिटिंग इन अ 5-स्टार होटल इन गुवाहाटी और वहां पे से दम भर रहे हो। प्रियंका जी, ये सवाल बहुत गंभीर है, और ये सवाल ये है कि शिवसेना में ठाकरे परिवार के वर्चस्व को चुनौती देते हुए किसी ने शायद कल्पना नहीं की होगी कि इतने सारे विधायकों के साथ, 42 विधायकों के साथ तो उन्होंने वीडियो और फोटो जारी किया है। क्या ये बतौर नेता उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती है शिंदे की?
चुनौतियां मैं फिर से रिपीट करूंगी, उनके वर्चस्व, उनकी हस्ती को कोई नहीं मिटा सकेगा। चुनौतियां पहले भी दी गई हैं, चुनौती अभी दी गई है, और इतिहास गवाह है कि जब जब चुनौती शिवसेना को और ठाकरे परिवार जी को दी गई है, इतिहास ने उनका क्या किया है, उन लोगों ने जिन्होंने चुनौती दी है, वो इतिहास गवाह है। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर मैं बस यही कहूंगी शिवसेना एक है और शिवसैनिक सारे उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पीछे खड़े हुए हैं। आंकड़े ज्यादा हो कम हो जो भी हो, वो फ्लोर ऑफ द हाउस में पता चलेगा, नॉट ऑन द बेस ऑफ द वीडियोज दैट आर बीइंग शेयर्ड एवरी सिंगल डे। आखिरी सवाल, क्या एकनाथ शिंदे को अगर मनाने में कामयाब नहीं होते हैं तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी छोड़ने, क्योंकि संजय राउत ने कहा था कि तुम आ जाओ, और इसीलिए हमने कल नाम भी रखा था शो का कि अगर तुम मिल जाओ अघाड़ी छोड़ देंगे हम। क्या ये भी एक ऑप्शन है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, और ये ऑप्शन चुनौती के रूप में दिया था कि अगर तुम यही चाहते हो तो हमारे मुंह पर आकर बोलो ना, 24 घंटे में आकर बोलो, हम सुन लेंगे आपकी बात। इस तरीके से चुनौती दी थी, पर किसी ने वो चुनौती कबूल की, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है मंशा ये नहीं है कि अलायंस करें, मंशा ये है कि हम उनमें विलीन हो जाएं और जो जो उनके ईडी के केसेस हैं, जो जो धन बल और जो भी बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ वो काम करें। कितने लोग हैं, क्योंकि सांसद से लेकर पार्षद विधायक हर स्तर पर बगावत देखी जा रही है। प्रियंका जी, मामला ज्यादा गंभीर है क्या? शिवसेना डिनायल मोड कहां पे? आप मुझे कोई कौन आई विल नहीं, हम डिनाई क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं बगावत हुई है, हम क्या डिनाई कर रहे हैं? पर कॉन्स्टिट्यूशनली, और मैं तो देखिए, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी का हवाला देकर बात कर रही हूं, तो बगावत हुई है वो सबके सामने है। आंकड़े अगर प्रूव करने हैं तो आंकड़े प्लीज मुंबई आकर प्रूव कर दीजिए। हम तो सिंपल चीज कह रहे हैं ना, हम क्या गलत कह रहे हैं? हम एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी होगा। हम तो बस ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका पालन करें। मंत्री पद लेकर बैठे हैं, वहां पे क्यों बैठे हैं? यहाँ पे आइए। आसाम की जनता को क्यों तंग करें? आसाम के टैक्स पेयर के रुपयों पे क्यों वहां पे आप बैठे हुए हैं? जबकि सभी पे ध्यान फ्लड्स पे होना चाहिए। पर चलिए वो सब छोड़िए, मैं बस यही कहूँ। सॉरी, क्या ये उम्मीद है कि कहीं वो सामने आएंगे, वापस आएंगे, तो फिर उनको मनाना आसान होगा, उनको अपनी तरफ करना आसान होगा? क्या ये एक उम्मीद है जिस पर आप लोग टिके हुए हैं इस वक्त? नहीं, हमें किसी पे टिकने की और किसी के आभार पे टिकने की जरूरत नहीं है, या किसी उम्मीद पे टिकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया है, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड है, वो देश की जनता के सामने जल्द से जल्द आएगा। मैं आपको ये भी कह सकती हूँ उसमें से 18-22 एमएलए ऑलरेडी वापस आना चाह रहे हैं, तो जो होगा वो अब सबके सामने होगा। पर आंकड़ों का आधार, अगर आंकड़ों के हिसाब से कहें, नैतिकता, अनैतिकता, वर्चस्व की लड़ाई, ये सब लड़ाई वो आने वाला समय प्रूव करेगा, और वो उसकी लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि सवाल अब सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के गिराने पर नहीं है, सवाल पार्टी पर भी है। अगर वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, पार्टी पर ही अपना कब्जा कराने की कोशिश करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी? अगर वो चुनाव चिन्ह के लिए ही मान लीजिए इलेक्शन कमीशन पर अपना दावा ठोकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी? आई कैन ओनली से दैट इज इम्पॉसिबल। ये बार बार जो हवा फैलाई जा रही है कि सिंबल हमारा, पार्टी हमारी, असली शिवसेना हमारी, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड यू कैन आस्क एनी लीगल एक्सपर्ट्स ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। आई विल नॉट से, मुझे कहा जाएगा मैं पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं आपसे कहूंगी कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को बुलाएं, इलेक्शन कमीशन के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को बुलाएं, वही आपको बता देंगे कि ये जो दावा ठोका जा रहा है इज नॉट टेनेबल इन दिस सिचुएशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई ओनली फील सैड कि ये लोग जो सारे एमएलएज इस उम्मीद में गए। जी जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। एक लाइन कह रही थी आप लास्ट में। नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि आई ओनली फील सैड कि जिनको ऐसे वादे कर ये लोग लेकर गए हैं, वो ऑल ऑफ देम स्टैंड टू बी डिसक्वालिफाइड। फिर से रिपीट करूंगी, डिसक्वालिफाई होंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली टेनेबल नहीं होगा कि पार्टी में बगावत कर वो पार्टी के सिंबल को लेकर वो एमएलए बने रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ सांसद शिवसेना की, जिनका ये कहना है कि उद्धव ठाकरे के ही नाम ये पार्टी रहेगी, और इसी के साथ बगावत की बात को मानते हुए भी वो यही कह रही हैं कि अगर वो दूसरी पार्टी में मर्ज नहीं करते, उनसे मिल नहीं जाते हैं, तो वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। इसी के साथ बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे से मिलेंगे शरद पवार। उद्धव ठाकरे से शरद पवार की मुलाकात होने वाली है। आपको बता दें, आज दिन में लगभग 11 से 12 बजे से पहले
संजय राउत और दिलीप वलसे पाटिल जो कि गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, इन सब की मुलाकात हुई थी। आगे की रणनीति क्या बनानी है इस पर चर्चा हुई थी और संजय राउत ने उसके बाद कहा था कि हमने उद्धव ठाकरे से भी बात कराई थी। और बड़ी खबर, आज तक से बातचीत में संजय राउत भी बोल रहे हैं सब ठीक होगा, ऑल इज वेल वाले मोड में संजय राउत नजर आ रहे हैं। विधानसभा में देखो क्या होता है, सुनिए क्या कहा है। अरे देखो, आप देखते रहो सर, क्या फिर भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे देखो क्या होता है। फ्लोर तक बात चलेगी अरे देखो, आप देखते रहो सर, क्या फिर भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे देखो क्या होता है। फ्लोर तक बात चलेगी अरे देखो, आप देखते रहो सर, क्या फिर भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे देखो क्या होता है। फ्लोर तक बात चलेगी फ्लोर ऑफ द हाउस में देखो क्या होता है। संगीत रागी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट यहां पर जुड़े हैं, फैजान मिर्जा साहब नेता एनसीपी के जुड़े हैं, अजय आलोक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, किशोर तिवारी शिवसेना की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। संगीत रागी जी, आपने सुना क्या क्या कहा है, क्या क्या कहा है प्रियंका चतुर्वेदी ने। सवाल सीधा है ना सर, गुवाहाटी से थोड़ी तय होगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार चलेगी। आइए मुंबई, अपनों से डरना पड़ रहा है, जैसी नौबत आ गई है। देखिए, ये अपनों से डरना नहीं है, हाँ। शिवसेना के इरादे और खतरनाक जो उनके कार्यशैली है उससे डरना है। सैनिक ही है सारे। मैं बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे के बता रहे हैं कि हमें ओरिजिनल विरासत वाले। अभी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना क्या थी सर? अभी बस मैं बोल लीजिए, 1 मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोलिए। देखिए, इसलिए शिव सैनिक वहां जाने से डर रहे हैं ताकि उनको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के तिवारी जी बीच में बोलने का नहीं है। उद्धव ठाकरे क्या क्या कर सकते हैं वो कह रहे हैं, उनके लोग आकर के कह रहे हैं जरा यहाँ आकर के दिखाओ तब बताते हैं, आओ तब बताते हैं। ये भाषा किसकी है? जैसे हम लोग कहते हैं किसकी है? शिव सैनिक जो उद्धव ठाकरे के, और ये शिवसेना से अलग है। जो लोग यही भाषा बोलने वाले आज बता रहे हैं कि ऐसी भाषा ना बोलो हमारे खिलाफ। दूसरी बात देखिए, फिर तिवारी जी आऊंगी ना दादा इसके बाद आपके पास। प्लीज सर। देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी में, आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योर सेल्फ। इस पूरे खेल का, शतरंज का जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो शरद पवार है। शरद पवार ने बीजेपी है। नहीं, शरद पवार ने शिवसेना को निपटा दिया। मैं बार बार बहुत जिम्मेदारी से साथ कह रहा हूं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी हाथ हो सकता है, लेकिन शरद पवार को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन यदि जारी रहता है तो एनसीपी के और कांग्रेस के गठबंधन के सत्ता में आने की संभावनाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। उसमें सबसे एक छोटी कड़ी, जो सबसे कमजोर कड़ी उनको दिख रही थी, शरद पवार ने निपटा दिया। मतलब शरद पवार ने एकनाथ शिंदे से कहा कि तुम बगावत कर दो उद्धव ठाकरे के लिए। नहीं, अरे कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखते हैं, उसकी कोई नींव तो होनी चाहिए ना। क्या हुआ? हम बता रहे हैं ना, मतलब एकनाथ शिंदे शरद पवार की जेब में है। देखिए, अपनी सरकार को गिराना चाह रहे शरद पवार। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। मुझे 30 सेकंड्स दीजिए। देखिए, सबसे पहले शरद पवार ने उनकी राजनीतिक और जो आइडियोलॉजिकल जमीन थी, हाँ। उससे उनको काट करके बाहर निकला। ठीक है। शिवसेना एक अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की तरह नहीं, इसका एक वैचारिक अधिष्ठान है। शिव सैनिक कमिटेड कार्डर्स की तरह काम करते हैं। वो वैचारिक अधिष्ठान खिसकने के साथ साथ सत्ता पर जो नियंत्रण है वो शरद पवार का रहा। नतीजा यह है कि शिव सैनिक के विधायक से लेकर के कार्यकर्ता सारे नाखुश थे। यही वो चीज है जिसे शरद पवार भी चाहते थे कि इनकी पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में हम शिवसेना को डिस्क्रेडिट कर दें, खत्म कर दें, और उनके कार्डर में एक प्रकार, पवार से लेकर गृह मंत्रालय सब उनका, अपनी सरकार को क्यों गिराएंगे? एक लाइन में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूं तिवारी जी। अजीत, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि शरद पवार ने इस प्रकार का व्यूह रचना किया जिसमें शिवसेना के अंदर से विद्रोह आया, और वो विद्रोह जो है आज आपके सामने दिख रहा है। तिवारी जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं शरद पवार ने निपटा दिया है, न अब आपकी कोई विचारधारा बची है। आप ऐसे संगम में नहाने चले गए जिसमें तिपहिया गाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी सवार है, और बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को उद्धव ठाकरे सच पूछिए तो राहुल गांधी कांग्रेस के साबित हो रहे हैं। आप हमारे एक्सपर्ट हो गए थोड़ा। बोलिए तिवारी जी, बोलिए तिवारी जी। देखो, मैं बताता हूं, मैं संगीत रागी के इस बात से सरोकार रखता हूं कि हमारे कई विधायकों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी है या कांग्रेस है। तो
ये जो अलाई थी इसके अंदर लोगों की तकलीफें थी, लेकिन ये जो इंजीनियरिंग हुई है ये पूरी इंजीनियरिंग बीजेपी ने कराई है। लेकिन हमको जो मिला है कि 24 आप लोग क्यों सो रहे थे? तो शिवसेना क्यों सो रही थी? वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, आप लोग सो रहे थे। अरे भाई ये देखो, ईडी की सबकी नोटिस तैयार है। रुके उनको बोलने। तिवारी जी बोलिए तिवारी जी, गुस्सा नहीं बोलिए। ये इसमें से जो लोग अभी वोकल है उन सब पे ईडी की नोटिस लगी। कल आपने मुझे पूछा एकनाथ शिंदे के खिलाफ क्या ईडी की नोटिस थी, तो ये ईडी उनको नोटिस सर्व करने वाली थी। आपके 38 विधायक शिवसेना के सबने ऐसे काम किए हुए हैं कि ईडी का नोटिस गया हुआ है सबको। यही तो बात है। अरे 28 लोगों पे कुछ भी नहीं है, उनको लेके गए तो लौट के हमारे पास आने वाले हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे और बीजेपी का ये प्लान फेल होने वाला है। लेकिन हम चाहते हैं एकनाथ शिंदे भी हमारे साथ ही रहे, लेकिन उन्होंने गलत किया। अब आर पार की लड़ाई तय है और सरकार जीतने वाली नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने आपको समझा के बताया है कि ये लोग अलग पार्टी नहीं बना सकते, ना ही तो ये शिवसेना क्लेम कर सकते। देखो इनका जी, तिवारी जी की बात बस इतनी है कि जोर से कहो, हम उम्मीद से हैं। देखिए, बोलो किशोर जी की बात और प्रियंका जी की बात, तो मैं बस एक ही बात कहूंगा। इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तो सामने लेके बैठे हुए हैं और आप बार बार कह रही हैं आप भी अंजना जी मुंबई क्यों नहीं आ रहे हैं। अरे मुंबई लौटेंगे ना आराम से। कब लौटेंगे? अभी देखिए, जिस दिन पहुंचे थे गुवाहाटी उस दिन 34 थे, 2 दिन का करिश्मा देखिए 40 हो गए शिवसेना की। आपको विधायकों को ऐसे घुमा फिरा कर बचा कर होटलों में बिल्कुल लोकतंत्र में बिल्कुल नहीं बिल्कुल लोकतंत्र में अच्छी तस्वीर नहीं है। लेकिन ये लोकतंत्र की सच्चाई भी है कि ये हो रहा है। शुरुआत तो शायद शरद पवार साहब ने की थी, कांग्रेस छोड़ के जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली थी। उस वक्त भी लोकतंत्र में होता था। पवार साहब पर इल्जाम पहुंचेंगे, आप शरद पवार साहब पहुंचेंगे भी, मुंबई भी पहुंचेंगे, गवर्नर साहब से मिलेंगे भी, आगे की कहानी भी होगी। अभी लोकतंत्र का फासला तो यही है कि अब उद्धव ठाकरे जी को अगर विश्वास का बहुमत है, उनको लगता है कि वो फ्लोर टेस्ट में जीतेंगे, तो उनको आग्रह करना चाहिए गवर्नर से या स्पीकर से। वैसे भी आज भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिख के गवर्नर को बोला है स्वतः संज्ञान लेने कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। अच्छा तो यही होगा अगर स्वस्थ लोकतंत्र की कामना करते हैं। ऐसा तो नहीं कि अब सीधा गोवा जाएंगे इसके बाद करते हैं, तो हमको ये भी लगता है क्योंकि श्रीधरन पिल्लाई को अब कार्यभार दिया गया है राज्यपाल का। अरे गोवा नहीं है हमारे पास, गोवा भी चले जाए। आप चाय पूरी कर लीजिए किशोर जी, आ रही है क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या दिक्कत है। क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब अगला क्या करना है। इन लोगों ने गवर्नर को इसलिए नहीं आ रहे, गवर्नर को चिट्ठी दे दी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है गवर्नर से संज्ञान लेने के लिए। अब आने वाले समय में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और अगर गवर्नर इनको अलग ग्रुप की मान्यता नहीं देते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं, तो ये एक संवैधानिक संकट होगा जिसके एवज में गवर्नर राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर सकते हैं। करो यही चाहते, यही तो संवैधानिक लाइन है। इसको कोर्ट में चैलेंज आप भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो लेकिन सच्चाई ये है आज कि आप लटका सकते हैं, उद्धव ठाकरे अटका सकते हैं, लेकिन अब भटका नहीं सकते। लाइन तय हो गई है, सरकार तो गई, अब पार्टी बचाने की सोच। जनता में तो हम जाने ही वाले, अरे जनता में हम जाने ही वाले, और हमारा गलत है या इनका गलत है। जनता में जाने का तो सीधा तरीका था, जनता में जाने वाले हैं, सरकार में नहीं जाने वाले हैं। इस्तीफा सबसे बड़ा ऑप्शन था तिवारी जी। ऐसे थोड़ी देंगे, बीजेपी चाहेगा और इस्तीफा दे देंगे और देवेंद्र फडणवीस बन जाएंगे। अभी तो खेल बहुत लंबा चलने वाला है। इस्तीफा कल तक दे रहे थे, पवार साहब ने मना कर दिया मत दो। तिवारी जी आपकी खासियत यह है कि पवार साहब 2 बार पहले भी शिवसेना को निपटा चुके हैं, इस बार काम तमाम। कर ऐसा लगता है कि हवाई मजाक हो रहा है, लेकिन ये मजाक नहीं है सर। अंजना जी हमारे साथ मेजोरिटी है, कर हम रुके। तो ये 42 लोग बाढ़ देखने गए हैं। अरे वीडियो जारी कर रहे हैं सर, कहाँ मजाक किए जा रहे हैं आप। वीडियो जारी कर दिया सर 42, और एकनाथ शिंदे की बातें सुन के ताली बजा रहे हैं और जय जय कर रहे हैं। कहाँ हैं आप लोग? ये उद्धव ठाकरे को चुनौती है।
अरे इसमें एमएलसी और इंडिपेंडेंट है, हमारे 54 विधायक है और उसमें से 17-18 हमारे पास है, तुम वहां पर 40-50 गिन रहे हो। अरे ये क्या आसाम के विधायक बिठाए है क्या? मुझे समझ में नहीं आता। वो अपक्ष है, देखो जो भी गए हैं वो हमारे ही है, हमारे साथ रहेंगे, ये बता रहा हूँ। अगर एकनाथ शिंदे को विश्वास होता तो वो आज ही लौट आती। उन्हें मालूम है ये जबरदस्ती लाए हुए लोग हैं, ये लोग घर लौट जाएंगे, ये सब घर लौट जाएंगे। रागी, अजय जी आ रही हूँ जल्दी से इस पर रिएक्शन, फैजान इसके बाद देखिए लौटना तो पड़ेगा मुंबई, कब तक भागे फिरेंगे? नहीं, बिल्कुल लौटेंगे, बिल्कुल लौटेंगे। और जो किशोर तिवारी जी कह रहे हैं उसमें उसका एक ही उपसंहार है। जैसे कोई भवन गिरने वाला हो, लेकिन आप उसमें चूंकि रहने के आदी हो चुके हैं तो आप उसकी दीवारों को पकड़ करके रखे हुए रहते हैं, चाहे बेशक आप उसके नीचे दब करके मर जाएं। वही स्थिति है। शिवसेना आज के दिन में एक जर्जर भवन की तरह हो गई है। उद्धव ठाकरे ले लिया है, 16 विधायकों के लिए डेप्यूटी स्पीकर को लिख दिया है कि इन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। 16 विधायकों के लिए एग्रेसिव स्टैंड है ये एग्रेसिव स्टैंड नहीं है, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि शिवसेना का संसदीय दल के अंदर उनका ये नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, इसलिए ये चीजें उन पर लागू ही नहीं होगी। यहां से दो ही रास्ता है, या तो विधानसभा के, देखिए गवर्नर जो होता है, गवर्नर जो है वो विधायिका का इंटीग्रल हिस्सा है। वो आदेश दे सकते हैं कि आप शक्ति परीक्षण कराइए, और यदि शक्ति परीक्षण कहाँ, गुवाहाटी में होगा? नहीं, वहीं होगा। लेकिन आइए ना मुंबई, क्या डर है? आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे। जब उन्होंने पोस्टर लगवा दिया, कभी मुंबई में सोचा था कि शिवसेना ये बाला साहब ठाकरे के परिवार के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई शिवसैनिक आकर के विद्रोह करके पोस्टरबाजी कर ले? होगा, ये भी संभव है। तिवारी जी सर, शुरू में नियम बताया था ना आपको, बीच में नहीं बोलने का है सर। ऑडियो नहीं आता ना, स्काइप पे आप बोल रहे हैं, दूसरे लोग बोलेंगे, ऑडियो नहीं आता, सिर्फ हल्ला आता है। प्लीज सर। फैजान मिर्जा, नेता एनसीपी के, फैजान साहब, देखिए जो लोग शरद पवार साहब पर शरद पवार को धमकी मिली है, ये संजय राउत क्यों बता रहे हैं? जो शरद पवार है सामने, कौन से केंद्रीय मंत्री ने, एक सवाल सुनिए मिस्टर फैजान, कौन से केंद्रीय मंत्री ने धमकी दी है? नाम बोलिए। ये को नारायण राणे जी ने शरद पवार साहब को धमकी दी। नारायण राणे ने फोन पे? जी नहीं, ट्वीट करके, अच्छा, ट्विटर पे ट्वीट करके धमकी दी गई, और ये कहा गया कि अगर एक भी विधायक का बाल भी बांका हुआ तो आप घर जाने के लायक नहीं रहेंगे। इस तरह की बात है। और महाराष्ट्र के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कौन करवा रहा है, ये हम सब जानते हैं। इसमें सिर्फ नाम शरद पवार साहब का लाया जा रहा है ताकि महाविकास आघाड़ी का एक दूसरे पर से भरोसा कमजोर हो। ये सिर्फ महाविकास आघाड़ी को कमजोर करने के लिए पवार साहब के नाम को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर अभी मुद्दा ये है कि शिवसेना के पक्ष प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि विधायकों को कि यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर अपनी बात रखो, और उसके बाद में विधानसभा पर जब हम लोग फ्लोर टेस्ट पर जाएंगे, दैट टाइम वी विल सी व्हाट विल हैपन। भाई उन्होंने भी शर्तें रख दी है कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, आप रिजाइन कर दीजिए, हम आने के लिए तैयार हैं। आप इस कुर्सी को करना तो उनका प्रेरोगेटिव है ना। देखिए उनका प्रेरोगेटिव नहीं है, ध्यान रखिए, बिल्कुल नहीं प्रेरोगेटिव है। वो तो कह रहे थे कि डेप्यूटी स्पीकर कह रहे हैं कि मैं कैसे अजय आलोक कह रहे हैं, वो कैसे मैं इनके हस्ताक्षर पर यकीन करूं, क्योंकि नितिन देशमुख वापस आए, उन्होंने कहा मुझे इंजेक्शन दिया जा रहा था। वो पपेट हैं, वो शिवसेना के हाथों में खेल रहे हैं, वो पपेट हैं, इसीलिए उनको वहां डिप्यूट किया गया। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का यदि विधानसभा अध्यक्ष होता तो शिंदे ग्रुप के लिए काम कर देता? नहीं करेगा। मिस्टर आलोक, अंजना जी, ये सच्चाई है कि डिप्टी स्पीकर एनसीपी के हैं, वो कभी भी इस विरोधी गुट को मान्यता नहीं देंगे। संविधान के तहत है ना। और ये भी सच है कि जब तक मान्यता इनको नहीं मिलती एक अलग ग्रुप की, बदल दीजिएगा, एक अलग ग्रुप की मान्यता नहीं मिलेगी। मैं वही तो कह रहा हूं, नहीं सुनिए तो सही, जब तक इनको अलग मान्यता नहीं मिलेगी तो ये सरकार के खिलाफ ये कभी साबित ही नहीं कर पाएंगे कि मेजॉरिटी में है। इसीलिए ये सारा ग्रुप एक साथ आएगा, गवर्नर के सामने परेड होगी, आप लोग भी गिनेंगे, लाइव काउंट होगा। याद कीजिए बिहार की वही स्टोरी है ये, जीतन राम मांझी को जब हटाने की बात हुई थी, हमें राष्ट्रपति के पास जाना पड़ा था एमएलए लेके। तो संविधान में ऐसी स्थिति जब होती है तो गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अभी स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर मान्यता देगा नहीं, तो इस ग्रुप को रिकॉग्नाइज कैसे होगा? ये लोग क्लेम करेंगे कि हम मेजोरिटी में हैं। ये संवैधानिक संकट की स्थिति है और इसी का निवारण करने के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसीलिए या तो इस्तीफा देंगे या राष्ट्रपति शासन लगेगा, विकल्प और नहीं है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कोई कर सकता। ठीक है तिवारी जी। हाँ देखो आलोक जी, अगर हमें जिस दिन मालूम पड़ेगा, अभी मैंने देखा संगीत रागी कह रहे थे कि हम कह रहे कि अभी तक किसी भी एमएलए ने उद्धव जी को अपना नेता नहीं है ऐसा बोला नहीं। एक बात। दूसरी बात, हमें जो इनपुट है उसके हिसाब से ये लोग बंधक है, ये लोग मुंबई में आने के बाद उद्धव जी के पीछे ही खड़े रहेंगे जब तक ये बात साफ नहीं होती तब तक। और उद्धव जी ने तो कह दिया, एकनाथ जी तुम ही मुख्यमंत्री बन जाओ, तुम ही पक्ष प्रमुख बन जाओ, लेकिन बीजेपी का और ईडी प्रकोप के वजह से मत मानो। ईडी प्रकोप में डरो मत, जेल जाओगे और क्या होगा। ईडी प्रकोप के वजह से ये लोग जितने ईडी प्रकोपी है वही माइक पे सामने आ रहे हैं। तिवारी जी सीधे राज्यपाल के पास जाएंगे मुंबई आके। अरे जाने दो ना, जाने तो सारे दो। के सारे एमएलए सीधे राज्यपाल के पास जाएंगे मुंबई आके। क्षेत्र में कहाँ जा पाएंगे? ये चुनाव क्षेत्र में ये वोट किसको मांगेंगे? गद्दारों की तो क्या हालत होती है। चुनाव क्षेत्र में तो बाद में जाएंगे, चुनाव क्षेत्र में आप कहाँ से जा पाइएगा? वो तो बात की बात है, जो जा करके वहाँ पर वो जनता पे छोड़िए ना। अरे संजय, जिस विधायक ने तिवारी जी को दिखाया मेरे साथ, तिवारी जी आप बीच बीच में बोलते हैं, टूटी हुई लाइनें बोलते हैं, उसके बाद से पूरा हल्ला मच जाता है। आप मेरी बात सुनो। जो विधायक है शिवसेना के, जिन्होंने चिट्ठी लिखी, खुली चिट्ठी लिखी उद्धव ठाकरे को, उन्होंने कहा हमसे मिलते नहीं थे, एनसीपी कांग्रेस वालों से मिलते थे, हमें अयोध्या नहीं जाने दिया गया। ये सब शिकायत नहीं उद्धव ठाकरे से तो क्या है? वो सब एकनाथ शिंदे को अपना नेता बता रहे हैं। ये तो साफ है ना कि उद्धव ठाकरे को वो इनकार कर रहे हैं, नकार रहे हैं। मिस्टर तिवारी, अंजना जी देखो, एकनाथ शिंदे हमारे नेता थे और नेता रहेंगे। वो उन्होंने विश्वासघात किया, ईडी के दबाव में किया, मुझे मालूम है। वो मेरे बहुत करीबी दोस्त है। कौन सा केस? देखो मैं बात करता हूँ। कौन सा केस? हमारी बात नहीं चलेगी। ईडी में कौन सा केस बताइए? अभी बताइए। आप देखो, उनके करीबी दोषी जो अभी है नहीं, उनको ईडी का नोटिस आ चुका है। क्या तो केस? अरे ईडी का नोटिस ऐसे हवा में थोड़ी आता है। कौन सा केस? अगर आपको पता हो तो आप ईडी का केस बताओगे। अगर आप ईडी का केस नहीं बता रहे हो तो आप फिर सिर्फ यहाँ पे गप हाँक रहे हो। नहीं देखो, बात सुनो। कौन सा केस? मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड की बात है। उनको भी संपत्ति के लिए पूछताछ हुई, प्रताप नाइक पे। कौन सी संपत्ति? कौन सा केस? अरे भाई, उनको तो एक ही लेटर दिया कि आप ऑटो रिक्शा चलाते थे, आप अभी करोड़ों के मालिक क्यों हो गए? अरे कहां से बताएंगे? मुझे बताइए। ये ईडी जो है वो तो छोटी छोटी चीजों को लेके नोटिस दे रही है और जेल में रख रही है। तो हमारे 2 मिनिस्टर तो जेल में। ईडी के नोटिस में लिखा है कि आप ऑटो चलाते थे, करोड़ों के मालिक कैसे हो गए? ये लिखा है ईडी के नोटिस में। आप पूछो ना उनको। मैं आपको पूछ रही हूँ, आप दावा ठोक रहे हो ना एकनाथ शिंदे का हम बता रहे हैं। वो ईडी के प्रकोप से नहीं डरता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बीजेपी का संपत्ति, उन्होंने कौन सा ऐसा बिजनेस किया है? बना हुआ खेल है या नहीं है? सर यदि ऐसा ही ऑडियो कट जाता है स्काइप वाले का ना। हाँ, क्या किशोर जी? मैं बता रहा हूँ कि ये बीजेपी का खेल है और बीजेपी सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में लाना चाहती है, प्रजातंत्र की हत्या करके। ये बहुत गंभीर मामला है। सारी जनता महाराष्ट्र की देख रही है और बीजेपी को माफ नहीं करेगी। अरे किशोर जी, ये खेल का नियम तो आप ही ने बनाया था ना। ये जब फुटबॉल का मैच होता है ना तो एक ही पार्टी फॉल नहीं खेलती है। जब फॉल खेलने का आपने तरीका ढूंढ निकाला 2.5 साल पहले, अब कोई दूसरा फॉल खेल रहा है, तब आपको लग रहा है कि अरे तो बड़ा कष्ट है। सत्ता की नैतिकता, लोकतंत्र, कहां से बड़े अरे आपके विधायक नरेंद्र मोदी की कृपा से जीत करके आए हैं, उद्धव ठाकरे की कृपा से जीत करके नहीं आए थे। और आपने बैक स्टेप। आप दूसरी बात बताइए, शिवसेना, आप जो शिंदे साहब को कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, वो गुनहगार हैं, तो ये बात आप अपने उद्धव ठाकरे पर क्यों नहीं लागू करते हैं? उद्धव ठाकरे की नैतिकता का पैमाना अलग होगा और एकनाथ शिंदे की नैतिकता का पैमाना अलग होगा। यदि उद्धव ठाकरे अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के यदि उद्धव ठाकरे अपने बेटे के लिए संगीत जी बोल रहे,
सत्ता की वारिस के खेल में जो पवार के साथ हाथ मिला ले, कांग्रेस के साथ हाथ मिला ले। आप जरा कोंकण का इलाका देखिए, शिंदे कहां से आते हैं? वो सारे इलाके वहां थे जहां से पिछले 40 साल से शिवसेना एनसीपी से लड़ रही थी। आपने उसकी सारी जमीन बेच दी और इसके बाद आप कहते हैं कि शिंदे जो है वो लड़ाई नहीं लड़े। अगले चुनाव में क्या मुंह लेकर के अपने मतदाताओं के पास जाते? जिनके खिलाफ वो लड़े उनके साथ आपने समझौता कर लिया। और मलाई खाने वाला कौन हुआ? नहीं था। और मलाई खाने वाला कौन हुआ? एक नाथ शिंदे के पुराने, एक सेकंड आवाज ठाकरे परिवार, एक सेकंड, शिव सैनिक नहीं। एक नाथ शिंदे के पुराने बयान सुनाए आपको जिसमें वो बीजेपी के खिलाफ धधक रहे हैं और एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं सर? देखिए तब उनको पता नहीं था कि चुनाव में वापस जाना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कई बार जब आपको निपटाना होता। तिवारी जी रुकिए, तिवारी जी ऑडियो डाउन कीजिए। बीजेपी के भक्त बने, बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी का भक्त नहीं, मैं तो आपका विश्लेषण करके बता रहा हूँ। आप हमें गलत साबित कर दीजिए। क्या ये सच्चाई नहीं है कि कोंकण का इलाका जो है वहाँ एनसीपी वर्सेस शिवसेना होता है और उसी शिवसेना के साथ वही शिव सैनिक जो अपने हाथों में त्रिशूल लेकर के खड़े रहते थे इसी एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ, आज उनको आज बकरी बना दिया है आप लोगों ने। आज उनको बकरी बना दिया है किसके लिए? ताकि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे को राजनीतिक संस्कार किया जा सके, सत्ता का संस्कार किया जा सके। बस इसीलिए ना उद्धव ठाकरे को सत्ता में बने रहने के लिए शिव सैनिक अपने स्वाभिमान की आहुति दे, वो आपके यज्ञ की बलि वेदी पर वो सब स्वाहा हो जाए। ठीक है, तिवारी जी को दो लाइन बोलिए। तिवारी जी बोलिए। अरे चार्टर प्लेन से जा कहते रहे, ये पैसे कौन दे रहा है, ये सब बातें पूछो आप। मोदी जी ये सब फाइनेंस कहाँ से हो रहा है? तो उद्धव जी से बात करें, वो एक नाथ शिंदे से बात ना करे। मैं बता रहा हूँ उद्धव जी को एक नाथ शिंदे देखिए तिवारी जी, मैं अभी बता रहा हूँ। तिवारी जी एक बार आप लोग बैठिए, सब तय कर लीजिए। या तो ईडी के नोटिस से डर के सारे विधायक भागे हैं या फिर पैसे की वजह से भागे हैं। कभी आप कहते हैं बिकाऊ है, कभी आप कहते हैं ईडी वाले हैं। अब आप अपने ही 38 विधायकों के 55 में से 38 पर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बिकाऊ हैं, उन्होंने ऐसे काम किए कि उनको ईडी का नोटिस मिला है। फिर गरीबों को पैसे दिए। ईडी वाले तो लीडर है जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति जमाई है। गरीब जो है हमारे अजय जी एक लाइन सिर्फ, ठीक है को ले जा रहे हैं। ठीक है तिवारी जी। अजय जी सिर्फ एक लाइन जल्दी से। सिर्फ एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन है, लास्ट लाइन है। खुद नहाते हो घर घर बह जाता है। वाह भाई वाह, नहाना तो सीख लेते, घर तो बहा दिया। सारे भागे आपके घर से हैं भाई, किसी दूसरे के घर से नहीं भागे हैं तिवारी जी। पहले समझौते की बात हो रही थी लेकिन अब बात है रण की। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा।